तो नमस्कार प्यारे छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। पहला लेक्चर हमने देखा था और आज ये दूसरा लेक्चर है। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे गुरु बीजाणु यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या देखेंगे? मेगा स्पोरोजेनेसिस। यानी कि इससे पहले तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में? तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद जो है परागकण कैसे बनता है, परागकण में नर युग्मक कैसे बनते हैं, ये सारे चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आज के क्लास में आप सीखेंगे कि मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, यानी गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। इससे पहले आप लोगों ने लघु बीजाणु जनन पढ़ा, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, यानी कि क्या चीज़ का बनना? माइक्रोगैमिट का बनना। आज आप लोग पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो सबसे पहले क्या होता था वहाँ पर कि सबसे पहले जो है माइक्रोस्पोर बनता था, परागकण बनता था। उसके बाद परागकण के अंदर क्या बनते थे? परागकण के अंदर नर युग्मक बनते थे, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पर डायरेक्टली जो है मादा युग्मक नहीं बनेगा, यहाँ पर भी उसी तरह का 2 स्टेप में प्रक्रिया होगी। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले एक कार्यशील गुरु बीजाणु बनेंगे, ठीक है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जैसे लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती थी, उसी तरह गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। तो यहाँ पर पहले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनेंगे और फिर उस गुरु बीजाणु से क्या बनेंगे? फिर उस गुरु बीजाणु से एम्ब्रियो सैक बनेगा, जिसके अंदर मादा युग्मक बनेंगे। तो चलिए, अभी ये सब बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो कोई बात नहीं है, शुरू करते हैं टॉपिक को शुरू से, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। तो देखिए मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी कि गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। तो चलिए, ये क्या है आपका? मैंने आपको बताया था ये क्या है? ओव्यूल है, यानी कि बीजांड है, ठीक है। अब इस बीजांड की स्ट्रक्चर को आपने देखा होगा पिछली क्लास में, तो उसमें आपको इस तरह से, इसमें बहुत सारा चीज़ होता है, वो आपको नज़र आया होगा, ठीक है। रहने दीजिए, हमें क्या काम है कि इसके बीच में जो आप एक 2n वाले एक कोशिका को देख रहे हैं, यही कोशिका क्या है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है। कहने का मतलब गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की संख्या कितनी होती है? तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की संख्या सिर्फ 1 होती है, ठीक है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की संख्या सिर्फ 1 होती है। लेकिन लघु बीजाणु मातृ कोशिका की संख्या कितनी होती थी? याद कीजिए, एक स्पोरोजेनियस टिश्यू होता था, उत्तक होता था, उसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती थी, वो सभी के सभी क्या होते थे? लघु बीजाणु मातृ कोशिका होते थे। लेकिन यहाँ पर इस केस में बात कुछ अलग है। यहाँ पर आप यदि देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक क्या है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है। और ये कैसा है? 2n वाला है, तो वहाँ पर भी 2n वाला ही था, है ना। देखिए, कंपेयर करके इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर आपको डिफरेंस पूछ दे, दोनों में अंतर पूछ दे, या इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपका रिवीजन जो है पीछे से भी आता रहे, इसीलिए मैं आपको ये सारा चीज़ बता रहा हूँ। तो चलिए, हमारे पास एक क्या है? हमारे पास एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, ठीक है। अब इस गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में की घटनाएँ देखिए, कुछ घटनाएँ होती है जिसके बाद क्या होता है। तो ये एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है, उसके कारण क्या होता है? 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, ठीक है। जैसे लघु बीजाणु मातृ कोशिका, एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनते थे, है ना, यानी कि 4 परागकण बनते थे। वही चीज़ इस यहाँ पर भी इसी तरह का चीज़ कुछ हो रहा है कि एक क्या है आपका? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, तो 4 गुरु बीजाणु बन रहे हैं। यहाँ पर गुरु बीजाणु बन रहे हैं, वहाँ पर लघु बीजाणु बनते थे, तो 4 मेगा स्पोर बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक ही है, तो 4 ही बनेगा, है ना। बहुत सारा तो है नहीं कि जो है बहुत सारा बन जाएगा। यहाँ पर मात्र कितने बनेंगे? 4 ही गुरु बीजाणु बनेंगे। अब देखिए क्या कमाल की बात है कि इस 4 गुरु बीजाणु में से भी क्या होता है कि 3 बेचारा ख़त्म हो जाता है। 3 क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। और तब बचता कितना है? तब सिर्फ 1 बचता है। तो ये देखिए, ये 3 खत्म हो गया, सिर्फ 1 गुरु बीजाणु बच गया। इस 1 गुरु बीजाणु को हम लोग एक कार्यशील गुरु बीजाणु यानी 1 फंक्शनल मेगास्पोर बोलते हैं। यानी अब जो कार्य है सिर्फ इसी से है, ये तीनों जो है इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये अब बचा ही नहीं है।
तो हमारे पास क्या आ गया फाइनली, हमारे पास एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से एक कार्यशील गुरु बीजाणु आ गए, 1 फंक्शनल मेगास्पोर आ गए। यानी कि जो ये वाला स्ट्रक्चर था पहले, अब वो ये वाला है। चलिए, क्या मादा युग्मक बन गया? बिल्कुल नहीं बना, मादा युग्मक अभी नहीं बना है, अभी तो बस शुरुआत हुई है ना। तो चलिए, तो ये आपका हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से देखना शुरू करते हैं, ठीक है। अब इसमें से जो ये एक कार्यशील गुरु बीजाणु है, इस कार्यशील गुरु बीजाणु का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। क्या महत्व है? तो देखिए कि कार्यशील गुरु बीजाणु जो होता है वो मादा युग्मकोद्भव की प्रथम कोशिका होती है। मतलब अभी मादा युग्मकोद्भव भी नहीं बना है ना। मादा युग्मकोद्भव मतलब जिसके अंदर क्या बने, मादा युग्मक बने। तो अभी मादा युग्मकोद्भव भी नहीं बना है, फीमेल गैमेटोफाइट भी नहीं बना है। कब बनेगा? तो अब इससे क्या होगा, यानी कि इस कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या होगा कि मादा युग्मकोद्भव बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये कार्यशील गुरु बीजाणु जो है ये मादा युग्मकोद्भव की प्रथम कोशिका है, पहली कोशिका है। इसी कोशिका में अब आगे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, इसका विकास होगा, तब जाकर मादा युग्मकोद्भव बनेंगे। और मादा युग्मकोद्भव क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक या भ्रूणकोश कहते हैं। जैसे नर युग्मकोद्भव का प्रतिनिधित्व कौन करता था, परागकण, क्योंकि उसके अंदर नर युग्मक बनते थे। उसी तरह मादा युग्मकोद्भव का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, जिसके अंदर मादा युग्मक बनेंगे। और वो संरचना क्या है, एम्ब्रियो सैक और भ्रूणकोश है, जो अब बनने वाली है किससे, तो एक कार्यशील गुरु बीजाणु से। क्या क्लियर है आप लोगों को? बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। कहीं पर दिक्कत होगा तो फिर भी कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब ज़रूर मिलेगा आपको। चलिए, तो हमें क्या मिला, चलिए एक कार्यशील गुरु बीजाणु मिल गया। अब आगे की बात करते हैं। अब आता है अगला काम, मेगा गैमेटोजेनेसिस। यहाँ हमने पढ़ा मेगा स्पोरोजेनेसिस, पहले स्पोर बनेगा तब गैमेट बनेगा, ठीक है। पहले स्पोर बनेगा तब गैमेट बनेगा, याद रख लीजिएगा ये बात। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि इन घटनाओं को सही क्रम में सजाइए कि पहले स्पोर बनेगा कि पहले गैमेट बनेगा, तो आप क्या लिखेंगे, उसमें लिखेंगे पहले स्पोर बनेगा तब गैमेट बनेगा। ये बात बिल्कुल याद रख लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए, तो मेगा गैमेटोजेनेसिस यानी कि गुरु युग्मक जनन, मतलब क्या है, मादा युग्मक का बनना, ठीक है। मादा युग्मक का बनना, लेकिन मादा युग्मक बनने से पहले क्या बनना पड़ेगा, पहले जो है एम्ब्रियो सैक बनना पड़ेगा, यानी कि भ्रूणकोश बनना पड़ेगा, है ना। मादा युग्मकोद्भव को बनना पड़ेगा। तो चलिए, मेगा गैमेटोजेनेसिस या इसी को हम लोग भ्रूणकोश का विकास नाम से भी इस टॉपिक को लगा सकते हैं, यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। यानी इसी एक कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या डेवलप होने वाला है, भ्रूणकोश डेवलप होने वाला है। मादा युग्मकोद्भव फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो विकसित होने वाला है। तो देखिए, हमारे पास ये एक केंद्रक है। ये केंद्रक हमने कहाँ से लिया, तो यही केंद्रक जो बचा, अब एक कार्यशील गुरु बीजाणु, उसको हमने यहाँ से निकाला, एक कार्यशील गुरु बीजाणु। अब देखिए कितनी कमाल की बात होती है, मज़ेदार चीज़ होती है कि इसमें क्या होता है कि समसूत्री विभाजन बार बार शुरू होता है। समसूत्री विभाजन बार बार शुरू होने से क्या होगा, देखिए एक कार्यशील गुरु बीजाणु है, पहला समसूत्री विभाजन हुआ। आप लोग जानते होंगे कि एक बार जब समसूत्री विभाजन होता है तो 2 कोशिका बनती है और क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो बराबर रह जाती है। यानी 2n वाला कोशिका है तो 2n वाला ही बनेगा, n वाला है तो n वाला ही बनेगा, और एक कोशिका से 2 कोशिका बनेंगे। तो चलिए, एक कार्यशील गुरु बीजाणु है, एक पहला समसूत्री विभाजन हुआ तो कितने केंद्रक बन गए, 2 केंद्रक बन गए। एक कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस था, 2 न्यूक्लियस हो गया, तो इसको हम बोलेंगे 2 न्यूक्लिया है या 2 केंद्रक। फिर क्या हुआ, दूसरा समसूत्री विभाजन हुआ, सेकेंड माइटोसिस हुआ, दूसरा समसूत्री विभाजन हुआ, तो 2 से कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 केंद्रक यानी कि 4 न्यूक्लियस बन गए। अब चलिए फिर से जो है तीसरा समसूत्री विभाजन हो रहा है तो कितना बन जाएगा, 8 केंद्रक बन जाएगा, यानी कि 8 न्यूक्लिएट बन गया, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ऊपर में 3 न्यूक्लियस दिखेगा, बीच में 2 दिखेगा और नीचे में 3 दिखेगा। अब ये जो हमारा है ना, यही हमारा क्या है, एम्ब्रियो सैक है, भ्रूणकोश है। लेकिन अब इसको थोड़ा सा हम और सजा के लिख देते हैं, सबका अलग अलग नाम है, उसको भी लिख देते हैं ताकि आपका एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये मैंने स्टार लगाया है, यहाँ पर इसको मिटाऊंगा, स्टार लिखूंगा और फिर वहाँ पर मैं इसका डिटेल स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। तो बिल्कुल कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी।
तो आपके सामने देख रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। ये जो स्ट्रक्चर है वो जो संरचना है वो कौन सी संरचना है? अभी जो मैंने आपको दिखाया कि 8 केंद्रक बने थे, ठीक है, उसको मैंने क्या कर दिया, फिर से अरेंज किया है अच्छे तरीके से, जैसा कि आपको बुक्स में मिलेंगे कि ये क्या है, ये परिपक्व भ्रूणकोश है, मैच्योर्ड एम्ब्रियो सैक है। अब ये मैच्योर्ड एम्ब्रियो सैक जो होते हैं वो 8 केंद्रिकीय और 7 कोशिकीय होते हैं, यानी कि 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ सकता है कि जो परिपक्व भ्रूणकोश होता है वो कितने कोशिका और कितने केंद्रक का होता है। तो ऑप्शन में आपको ये दिया रहेगा, तो एकदम सही आंसर आपको मिल जाएगा, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल, 8 केंद्रिकीय 7 कोशिकीय। तो चलिए हम इस स्ट्रक्चर में देखते हैं कि कहाँ पर 8 केंद्रक है और कहाँ पर 8 कोशिका है। उससे पहले एक बात, छोटी सी बात आप ये भी जान लीजिए कि ये जो डेवलपमेंट हुआ है, ये जो विकास हुआ है भ्रूणकोश का, ये डेवलपमेंट कैसा कहलाता है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाता है, एक बीजाणुज विकास कहलाता है। क्यों कहलाता है एक बीजाणुज विकास? क्योंकि ये सारे जो चीज़ बने हैं वो एक कार्यशील गुरु बीजाणु से बने हैं। अभी आपने देखा था कि एक ही कार्यशील गुरु बीजाणु था, उसमें बार बार समसूत्री विभाजन हुआ तो पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूणकोश क्या हो गया, तैयार हो गया। तो एक बीजाणु से पूरा का पूरा डेवलपमेंट हुआ, इसीलिए इसको हम लोग एक बीजाणुज विकास कहते हैं, यानी कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। क्लियर है आप लोगों को? तो चलिए इसमें देख लीजिए कि हमारे पास जो ये मैच्योर्ड एम्ब्रियो सैक है जो कि 8 केंद्रिकीय और 7 कोशिकीय है, इसकी संरचना को देखिए। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो क्या पाएंगे कि ये 3 जो देख रहे हैं, ये 3, 2, 5 और 3, 8। तो आपको 8 केंद्रक तो बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहा होगा, ठीक है, 8 केंद्रक आप बिल्कुल स्पष्ट देख पा रहे होंगे, है ना। और 7 कोशिका कहाँ पर है, इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। तो 8 केंद्रक आप देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 केंद्रक है। और सभी के सभी जो केंद्रक है वो कैसे है, न्यूक्लियस वो हैप्लॉइड है, यानी कि अगुणित है, ठीक है। अब देखिए 7 कोशिका कहाँ पर है, तो देखिए 1, 2, 3 ये तीनों कोशिका है, 4, 5, 6 ये एक कोशिका है, और ये एक पूरा बड़ा वाला जो कोशिका जिसके अंदर ये सारा चीज़ है वो एक कोशिका है। तो कितना हो गया, 6, 1, 7 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक बड़ा वाला 7 हो गया, 7 कोशिका हो गया और 8 न्यूक्लियस हो गया। अब आप बोलेंगे कि ये नहीं है कोशिका, क्या नहीं, ये कोशिका कैसे होगा? कोशिका यदि है तो आप लोग जानते हैं कि एक कोशिका की संरचना होती है इस तरह से, और उसके बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। तो इसको हम न्यूक्लियस दिखा रहे हैं, तो इसके बाहर तो हमको ये बनाना पड़ेगा ना, ये क्या चीज़ है आपका, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोशिका भित्ति, ठीक है, सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो भी हो, ये हो सकता है। तो कम से कम तो 2 लेयर तो होना ही पड़ेगा सेल बनने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सिर्फ एक ही है, लेकिन इसके ऊपर से यदि मैं एक और घुमा दूँ तो आप क्या समझ जाएंगे, उससे सेल समझ जाएंगे, जो कि ऐसा यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो कहने का मतलब 1, 2, 3, 3, 6 और 2, 3, 3, 6 और एक ये बड़ा वाला 7, तो टोटल 7 कोशिका हो गया और टोटल 8 केंद्रक हो गया। अब चलिए इन सभी का कुछ ना कुछ नाम दिया हुआ है। ये जो ऊपर में आप देख रहे हैं ये कौन सा है आपका, वो है एंटीपोडल सेल। कौन सा सेल है, एंटीपोडल सेल है। चलिए उस तो ऊपर वाले जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको 3 कोशिका नज़र आ रहा है, ये तीनों कोशिका क्या कहलाते हैं, एंटीपोडल सेल यानी कि प्रतिव्यासांत कोशिका कहलाते हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक परिपक्व भ्रूणकोश में प्रतिव्यासांत कोशिका की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। पूछ सकता है कि प्रतिव्यासांत कोशिका किस प्रकृति का होता है, द्विगुणित होता है कि अगुणित होता है, तो सारे के सारे तो अगुणित है, तो ये भी क्या है, अगुणित है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये भी पूछ सकता है कि जो प्रतिव्यासांत कोशिका है, एंटीपोडल सेल है, वो भ्रूणकोश में किधर होता है। किधर होने का मतलब चालाजा की तरफ होता है कि माइक्रोपाइल की तरफ होता है, कैलेजा की तरफ कि बीजांड द्वार की तरफ होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चालाजा की तरफ होता है, चालाजा की तरफ ये तीनों होता है। बिल्कुल 1 नंबर का ये 3 तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। उसके बाद ये बीच में जो आप देख रहे हैं 2 केंद्रक यानी कि 2 न्यूक्लियस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये केंद्रक है, कोशिका नहीं है। इस दोनों केंद्रक को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 ध्रुवीय केंद्रक यानी 2 पोलर न्यूक्लियस। 2 पोलर न्यूक्लियस है यानी कि 2 पोलर न्यूक्लियस यानी कि 2 ध्रुवीय केंद्रक। अब क्या होता है कि ये दोनों ही ध्रुवीय केंद्रक जब सेक्सुअल फ्यूजन शुरू होता है, यानी लैंगिक प्रजनन में जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया सब शुरू होती है, तो उस समय किसी समय ये दोनों न्यूक्लियस क्या करते हैं, आपस में संलयन हो जाते हैं, आपस में ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर ये 2n वाला एक संरचना बना लेते हैं। ये जो है इसको हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। याद रखिएगा, अभी नहीं बल्कि जब निषेचन प्रक्रिया शुरू होगी, खास करके त्रिसंलयन से पहले,
आपको पता चलेगा आगे कि त्रिसंलयन क्या होता है। उसके पहले क्या होता है कि ये दोनों ही पोलर न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करके एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाते हैं। कैसे? तो द्विगुणित बन जाते हैं। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस द्विगुणित है, पोलर न्यूक्लियस क्या है? अगुणित है। ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है द्वितीयक केंद्रक जो है वो कैसा है? तो ये 2n वाला है, यानी कि द्विगुणित है, और पोलर न्यूक्लियस जो है वो अगुणित है। ठीक है, ये हो गया आपको। उसके बाद देखिए इसमें एक बड़ा सा केंद्रीय कोशिका है जिसके अंदर ये सारी संरचनाएं रखी हुई है। ठीक है, ये भी तो पूरा एक कोशिका है, तो इस कोशिका का नाम हमने क्या दिया है? केंद्रीय कोशिका दिया है, वन सेंट्रल सेल। तो इसकी संख्या कितनी है? सिर्फ एक है, तो एक यहाँ पर केंद्रीय कोशिका हो गई। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे हम, तो यहाँ पर आपको जो है ये साइड वाला ये और ये दोनों ही जो कोशिका हैं इनका नाम है सिनर्जिड। ये दोनों ही जो कोशिका आपको नज़र आ रहे हैं इन दोनों को हम लोग सिनर्जिड कहते हैं या सहाय कोशिका कहते हैं। और इसके बीच में जो आपको दिख रहा है यही है, इसी के लिए इतना जो है सब कुछ हो रहा है। यही है क्या चीज़? यह है अंड कोशिका। क्या है? अंड कोशिका है, यानी कि अंडक है। ठीक है, यानी कि ये क्या है? मादा युग्मक है। क्या चीज़ है? मादा युग्मक है। तो इस दोनों को, इस तीनों को मिलाकर, यानी दो सिनर्जिड और एक अंड कोशिका को मिलाकर हम इसको एग एपेरेटस यानी कि अंड उपकरण भी बोलते हैं। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि अंड उपकरण में क्या क्या आते हैं? तो इसमें हमारा दो सिनर्जिड आता है और एक अंड कोशिका आता है। ठीक है, तो देखिए अंड कोशिका मादा युग्मक बन गया। ये आप लोग तो जानते हैं कि युग्मक हमेशा अगुणित होता है, तो यहाँ पर मादा युग्मक अगुणित नज़र आ रहे हैं आपको। चलिए, ये हमारा क्या चीज़ है? ये हमारा भ्रूणकोश है। ये भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक कहाँ विकसित हुआ है ना? कहाँ विकसित हुआ है? पूरा पढ़ लिए, अब यही दिमाग में नहीं आ रहा है कहाँ विकसित हुआ, ये हो कहाँ रहा है? अरे भैया, ये हो रहा है बीजांड के अंदर, ओव्यूल के अंदर हो रहा है। तो देखिए ये ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर देखिए ये क्या चीज़ है आपका? ये एम्ब्रियो सैक है। इसको उठाकर इसमें डाल दीजिए, ये आपका एम्ब्रियो सैक है। तो एकदम शुरू में याद कीजिए, शुरू के जो पिक्चर आपके सामने थे उसकी कल्पना कीजिए, और अभी देखिए क्या से क्या हो गया, है ना? क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, है ना? तो इस तरह से जो है आपका ये बन गया। ठीक है, तो ये जो आपका है ये मैच्योर परिपक्व एम्ब्रियो सैक है। अब एम्ब्रियो सैक जो है ये मादा युग्मकोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है। इस बात को आप कैसे प्रूव करेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि ये जो हमारा है क्या है? अरे ये जो हमारा है वो क्या चीज़ है? ये हमारा है, भूल गए क्या? अरे हम भी भूल गए, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। अरे एम्ब्रियो सैक क्या है? एम्ब्रियो सैक है। तो इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर, भ्रूणकोश के अंदर क्या बन रहा है? ये देखो अंड कोशिका यानी मादा युग्मक बन रहा है। तो भ्रूणकोश के अंदर मादा युग्मक बन रहा है, तो इसका मतलब कि भ्रूणकोश मादा युग्मकोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है, जिस तरह से परागकण मादा युग्मकोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है। तो चलिए, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद हमारे पास युग्मक बन के तैयार हो गए। हमारे पास दो नर युग्मक हैं और हमारे पास एक मादा युग्मक हैं। आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो दोनों सहायक कोशिका हैं, सिनर्जिड हैं, वो किधर की ओर होते हैं? तो आंसर हो जाएगा माइक्रोपाइल की ओर, यानी बीजांड द्वार की ओर। और ये भी कहाँ होता है? तो ये भी बीजांड द्वार की ओर ही होता है ना। चलिए, तो जब हम लोग पढ़ेंगे निषेचन, फर्टिलाइजेशन, तब आपको पता चलेगा कि जो नर युग्मक होता है वो उधर से नहीं आता है बल्कि इधर से आता है। जो नर युग्मक होता है वो चालाजा से नहीं आता है, क्योंकि उधर जाके करेगा क्या बेचारा? यहाँ पर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो वो किधर से आएगा? वो इस माइक्रोपाइल से होकर डायरेक्ट इसके अंदर चला जाता है। ठीक है, बीजांड द्वार से आते हुए नर युग्मक जो है यहाँ पर इधर से माइक्रोपाइल से आता है, उधर से नहीं आता है। तो 90% केस में ऐसा ही होता है, और 10% में ऐसा भी होता है कि उधर से भी आ जाए, इस दोनों साइड से भी आ जाए। वो तो हम जब निषेचन पढ़ेंगे तो आपको और क्लियरली समझा देंगे। तो चलिए, यहाँ तक आपको बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, शीशे की तरह आपका जो है कॉन्सेप्ट साफ हो गया होगा, है ना? कोई भी उसमें बिल्कुल उसमें कोई डाउट नहीं रखिए आप। तो चलिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फिर हम आगे करते हैं अपने क्लास को, जल्दी से कर लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए आपके सामने एक नया टॉपिक नज़र आ रहा होगा, ये आपका है पॉलिनेशन यानी कि परागण। तो देखिए कि नर युग्मक और मादा युग्मक बन गए, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था फर्स्ट चैप्टर में ही कि नर युग्मक और मादा युग्मक को एक दूसरे के नज़दीक आना होता है।
ठीक है, एक दूसरे के नज़दीक आना होता है, तब जाकर निषेचन की प्रक्रिया पूरी होती है, तो युग्मनज यानी जायगोट बनता है। और आपको ये भी बताया था कि ज़्यादातर जीवों में जो नर युग्मक होते हैं वो चलनशील होते हैं, मतलब कि चलते हैं, और जो मादा युग्मक होती है वो अपने जगह पर पड़ी रहती है। तो नर युग्मक को ही चलकर मादा युग्मक के पास पहुंचना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत सारे जीवों में जो है नर युग्मक में क्या होता है, फ्लैजेला होता है, जिसके माध्यम से वो मूव कर सकते हैं। लेकिन इस केस में यहाँ पर जो हम फूलों में पढ़ रहे हैं, निषेचन की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, लैंगिक प्रजनन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि जो मादा युग्मक है वो फूल में अपने जगह पर पड़ी रहती है एम्ब्रियो सैक के अंदर, और जो नर युग्मक है इसको पहुँचना पड़ेगा कहाँ पर, तो इसको पहुँचना पड़ेगा उस एम्ब्रियो सैक भ्रूणकोश के पास या मादा पुष्प के पास। अब देखिए कि इसके पास तो कोई फ्लैजेला है नहीं, है ना, फ्लैजेला तो होता नहीं है जो ये मूव कर सकते हैं। तो ये कैसे मूव करेंगे, तो ये हवा के माध्यम से, ये जल के माध्यम से, या ये कीटों के माध्यम से, अलग अलग जंतुओं के माध्यम से, तितलियों के माध्यम से, मधुमक्खियों के माध्यम से, मतलब अलग अलग माध्यम के द्वारा परागकोश के परागकण कहाँ पर पहुँच जाए, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुँच जाए, या सिंपल बोलिए तो नर युग्मक जो है या परागकण का मादा पुष्प तक पहुँचना या उसका स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, स्त्री केसर के ऊपर वाला जो वर्तिकाग्र होता है, जो परागकण जाएगा वो उसके ऊपर जाकर बैठ जाएगा, तो परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागन कहलाता है। बस इतना ही, इससे ज़्यादा आपको ध्यान में नहीं रखना है ना। बहुत सारे बच्चे समझ जाते हैं कि जो है पूरा निषेचन तक की प्रक्रिया को वो परागन समझ लेते हैं, नहीं, सिर्फ एंथर से परागकोश से परागकण निकलना और स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जाकर पहुंच जाना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। ये अलग अलग माध्यम से वहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, वो हम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग एजेंट ऑफ पॉलिनेशन बोलेंगे, पॉलिनेशन के कारक। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब हम देखते हैं पॉलिनेशन के प्रकार यानी परागन के प्रकार। तो देखिए, आप अगर एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो आपको जो है परागन के प्रकार में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो आपको जो है स्वयुग्मन, गिटनोगेमी और जीनोगेमी, बस ये 3 देखने को मिलेगा। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ कि आपको जितना भी होता है ना पॉलिनेशन, परागन, वो मेनली 2 में डिवाइड किया जाता है, 2 पार्ट में उसको बांटा जाता है। एक को रखा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर और दूसरे को रखा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर। सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागन और क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागन। ठीक है, अब देखिए स्व क्या लगा हुआ है, स्व, सेल्फ। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑटोगेमी, डायरेक्ट एनसीईआरटी की भाषा में यही सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, ऑटोगेमी है, या यही ऑटोगेमी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है, यानी कि स्वयुग्मन है। तो अब देखिए बात यह है कि सेल्फ का मतलब ही क्या होता है, स्वयं होता है। सेल्फ का मतलब स्वयं, तो स्वयं कहने का मतलब जब एक ही पुष्प के अंदर परागन की प्रक्रिया हो, एक पौधा है और उस पर एक पुष्प है। अब इसी पुष्प के अंदर जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों हो जाए, कहने का मतलब जब इसी पुष्प के अंदर नर जनन संरचना और मादा जनन संरचना दोनों जब मौजूद हो, तो नर युग्मक भी इसी फूल में बन रहा है और मादा युग्मक भी इसी फूल में बन रहा है, तो कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या होगा, इससे जाकर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक ही पौधों में एक ही पुष्प के अंदर, है ना, पुष्प कैसा, द्विलिंगी हो, पुष्प कैसा हो, द्विलिंगी हो, यानी बाइसेक्सुअल हो, तब उसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका ये सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, यानी कि स्वपरागन हो जाएगा। तो जब एक ही पौधे के एक ही पुष्प के अंदर नर और मादा जनन तंत्र दोनों मौजूद हो, यानी कि कौन सा केस हो, बाइसेक्सुअल हो, ठीक है, यानी कि द्विलिंगी हो, तो उस केस में जो है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन या आप इसको ऑटोगेमी कह लीजिए, ये होता है। लेकिन एक ही पौधों के एक ही पुष्प के अंदर स्वयुग्मन होता है, इस बात को आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस का मतलब ही क्या है, इस तरह से क्रॉस मतलब 2 अलग अलग। ठीक है, तो क्रॉस का मतलब होता है 2 भिन्न पुष्प, 2 अलग अलग पुष्प के बीच में एक ही जाति के 2 अलग अलग पुष्प, मतलब एक पौधा अलग है और एक पौधा अलग है, उसका पुष्प और इसका पुष्प। ठीक है, जो पुष्प होगा वो एक लिंगी होगा और ये भी जो पुष्प होगा एक लिंगी होगा, मतलब 2 अलग अलग पौधों के 2 अलग अलग पुष्प कैसे एक लिंगी, सामान्यतः
यहाँ पर भी हम सामान्यता बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी सामान्यता एक लिंगी और द्विलिंगी की बात हो रही है। बहुत सारा केस अलग अलग हो जाता है, वो आपको बताया जाएगा। तो दो अलग अलग पौधे हैं, उस पर एक फूल है, इस पर एक फूल है, वो जो है एक लिंगी पुष्प, ये भी एक लिंगी पुष्प, एक पर नर जनन संरचना है, दूसरे पर मादा जनन संरचना है, एक पर नर युग्मक बन रहा है, दूसरे पर मादा युग्मक बन रहा है। तो इस केस में देखिए दो भिन्न पुष्प हो जाएंगे, तो इसके अंदर भी 3 केस आपको मिल जाएगा। गिटनोगेमी यानी कि सजात पुष्पी परागन, एनसीईआरटी में आपको ये मिलेगा। तो सजात पुष्पी परागन जो है, इसमें पुष्प जो है वो भिन्न हो जाएंगे, लेकिन पौधा जो है वो समान होगा। पौधा जो है वो समान होगा। ये देखिए, ये पौधा है, इस पर ये एक फूल है और इस पर ये दूसरा फूल है। अब इसका जो है परागकण इसके वर्तिकाग्र पर आ जाए तो पौधा तो एक ही है, लेकिन पुष्प क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि ये क्या चीज़ है, गिटनोगेमी है। और पौधा जब एक ही है तो एक ही जाति का है ना, दो जाति की तो बात ही नहीं है, एक ही जाति का है। एक ही जाति कहने का मतलब जैसे आम और लीची दो अलग अलग जाति का पौधा हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम जीनोगेमी को देखेंगे, जिसको परिनिषेचन कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें आपको पौधा भी अलग होगा और पुष्प भी अलग होगा। पौधा भी अलग होगा, पुष्प भी अलग होगा। अब इसका जो है यहाँ पर आकर लैंड करेगा, इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र पर आकर लैंड करेगा। तो जब पौधा अलग हो जाए, पुष्प अलग हो जाए, लेकिन जाति समान हो, यानी अगर ये मैंगो का ट्री है तो ये भी मैंगो का ही ट्री हो, तो सामान्यतः तो एक ही जाति में होता है। जाति का परिभाषा आप लोग जानते ही होंगे, स्पेसीज का। जाति वो होता है जो एक दूसरे में क्या कर सके, प्रजनन कर सके नेचुरली, है ना, प्राकृतिक रूप से, है ना। तो ये हो गया आपका क्या चीज़, ये हो गया परिनिषेचन। तो भिन्न, पुष्प भिन्न हो जाएगा, पौधा भिन्न हो जाएगा और जाति लेकिन समान रहेगा। अब देखिए, अब होता है एक हाइब्रिडिज्म यानी कि संकरण। ये हम लोगों के द्वारा कराया जाता है, ये प्रकृति में ऐसी बात नहीं होती है। तो हम लोगों के द्वारा क्या कराया जाता है, संकरण कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि सब कुछ भिन्न हो जाता है, मतलब पौधा भी अलग है, पुष्प भी अलग है और जाति भी अलग है। कहीं आम ले लिया, कहीं लीची ले लिया और दोनों में जाकर क्या करा दिया, निषेचन प्रक्रिया करा दिया, एक नया वैरायटी का फल और नया वैरायटी का बीज उत्पन्न करवा लिया। तो ये जो प्रक्रिया है ये आर्टिफिशियल है, ठीक है, आर्टिफिशियल है। हम लोगों के द्वारा एकदम टेक्निक के द्वारा जो है ये काम किया जाता है। तो ये जो है आपका संभावित केस नहीं है, संभावित जो है वो ये दोनों है और ये है, ठीक है। चलिए, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आपको पूछा जाए सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो सामान्यतः जो है एक लिंगी पुष्प में होता है, और जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो सामान्यतः द्विलिंगी पुष्प में होता है, और क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो सामान्यतः किस में होता है, वो सामान्यतः होता है एक लिंगी पुष्प में। लेकिन ऐसा नहीं है कि द्विलिंगी में नहीं होता है या इसमें एक लिंगी में नहीं होता है ना, उसका अलग अलग एक्सेप्शन वाला केस आता है, वो मैं आपको आगे क्लास में डिस्कस करूँगा। तो चलिए, आज जो है आपका 4 क्लास का चीज़ आपका 30 मिनट के इस वीडियो में, इस लाइव क्लास में, इस लेक्चर में आपका कंप्लीट हो गया है। 30 मिनट में कंप्लीट हो गया। तो आप लोग ये बिल्कुल मत घबराइए कि 30 मिनट में हमारा कोर्स कैसे ख़त्म हो पाएगा। 1 घंटा का लाइव पहले चलाते थे, अब 30 ही मिनट का चला रहे हैं। 4 ही महीना बचा है तो कैसे ख़त्म होगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अरे 4 महीना लगेगा भी नहीं। आप देख रहे हैं 4 क्लास का जो चीज़ है वो मैं आपको 30 मिनट में हर एक चीज़ समझा कर बता दिया और 30 मिनट में मेरा सारा काम हो गया। तो चलिए, पॉलिनेशन में भी हम लोग ने आधा पढ़ा है, अभी पॉलिनेशन में आगे पढ़ेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के कारक। उसके बाद पढ़ेंगे क्या चीज़, कंडीशन फॉर पॉलिनेशन, यानी कि ये अलग अलग जो निषेचन हो रही अलग अलग जो परागन हो रहा है उसके लिए क्या कंडीशन चाहिए, उसके लिए शर्त क्या होती है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली क्लास में फिर मैं मिलता हूँ आपसे एक बिल्कुल नए वीडियो के साथ।